अमृता प्रीतम साहित्य जगत में एक ऐसी साहित्यकार थी जिनकी लेखनी ने भाषा की सीमा को तोड़ा और यह प्रमाणित किया कि लेखन में भाषा और बोली और शैली की कोई सीमा नहीं होती है। अमृता प्रीतम पंजाब की पहली कवयित्री थी। इनकी लेखनी में वो कशिश थी कि लोग सहज ही आकर्षित हो जाते थे। आज इनकी विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में समेटते हुए और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर मिथिलेश सिंह। ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में हिंदी के प्रोफेसर हैं और इनके साथ है उषा किरण जी। नमस्कार। ये विमेंस कॉलेज में संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उषा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमृता प्रीतम के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करती है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है अमृता जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए अमृता होकर समझना बेहतर होगा। मैं उनकी एक नज़्म बोलना चाहूँगी जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के उनको झलक मिलता है। और वो, ना मैंने वुजू किया है, ना कोई सजदा किया है, ना तेरे दरगाह पर कोई मुराद मांगने आई हूँ, खुदाया तेरे चारों चिराग जलते रहे, मैं पांचवा चिराग जलाने आई हूँ। दुखों की घानी से मैंने तेल लिया है और माथे के तेवर से रुई की बाती, चिंतन के पानी में हाथ धोया है और माथे का दिया हाथ में लिया है। उसे आत्मा की आग से जलाया है। देख ये काया, ये मिट्टी का दिया, तूने ही तो दिया था। मैंने तो इसे आग का सघन डाला है और आपकी अमानत आपको लौटाने आई हूँ। खुदाया तेरे चारों चिराग जलते रहे, मैं पांचवा चिराग जलाने आई हूँ। इस नज्म से अमृता जी के व्यक्तित्व को गहराई से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद इसमें अपने सारे व्यक्तित्व को खोल कर रख दिया है। जी, तो यही उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। अमृता जी मन मस्तिष्क से कलम योगी महिला थी। मेरे ख्याल में वो दिन रात लिखती थी और जब उनकी जो सोच था वो बड़े ही बेबाकी के साथ बेजोड़ बेमिसाल वो महिला थी जो एकदम रूढ़बद्ध जो विचार होता है उससे हटकर वो सोचती थी और वही उनके काव्यों में भी परिलक्षित होता है। जी, तो यही चीजें उनको अन्य साहित्यकारों से अलग बिल्कुल करती है। जी, अलग बनाता है। मिथिलेश जी, क्या अमृता प्रीतम को अमर और अधूरे प्रेम की कवयित्री कह सकते हैं? देखिए, सामान्य तौर पर कई लोगों ने ये बातें कही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अमृता जी एक ऐसी रचनाकार रही हैं जिन्होंने अपने जीवन, दर्शन और कृतित्व के बीच फाँक नहीं प्रकट होने दिया है। जी, एक पूछिए तो यदि अमृता के जीवन को हम देखें पहले, तो लगता है कि एक अमृता में कई अमृताएं समाई हुई हैं। जहां आपको लग सकता है कि भाई एक ऐसी अमृता है जो कि साहिर के प्रेम में पूरी तरह से पगी हुई हैं, दूसरी एक अमृता हैं जिनके जीवन साथी इंद्रजीत सिंह हिमरोज हैं, एक ऐसी अमृता हैं जिन्होंने अपने पिताजी के द्वारा की हुई जो शादी थी उस शादी के बंधन को तोड़ दिया, एक ऐसी अमृता हैं जिन्होंने विभाजन की लपटों की आंच में जिनका जीवन एक हद तक झुलसा, और फिर एक ऐसी भी अमृता हैं जो कि स्त्री विमर्श को एक नई दृष्टि देती हुई प्रतीत होती हैं।
तो ऐसी दशा में जब देखना शुरू करेंगे तो उनका जो एक बहुआयामी रचनाकार का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व हमें कई मामलों में बहुत आकर्षित करता है और ईर्ष्यालु भी बनाता है कि काश हर व्यक्ति में ये मन, वचन और कर्म की एकता हो अमृता जी की तरह। ऐसा नहीं है कि अमृता जी को जिस खूंटे बांध दिया गया उस खूंटे बंधी रहीं, या नहीं बंधना चाहिए उसके बावजूद कहें कि जीवन कुछ और जीती रहीं, बाहर कुछ आचरण और रहा। तो ये जो अंतर नहीं है, यही उन्हें बाकी साहित्यकारों से महान बनाता है जी। और वहीं सच पूछें तो प्रेम की सच्ची परिभाषा देती हुई अमृता ही नजर आती हैं। साहिर से प्रेम करती हैं तो उसको छुपाती नहीं है, यहां तक कि अपने बाल बच्चों से भी नहीं छुपाती हैं। वह रसीदी टिकट में वो लिखती हैं कि उनका बेटा जब 12-13 साल का हुआ तो उसने कहा, और उसका चेहरा साहिर से मिलता था, तो उसने पूछा कि मम्मा क्या हम साहिर अंकल के बेटे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि तुम साहिर अंकल के बेटे होते तो मैं तुम्हें बता भी देती कि तुम साहिर के बेटे हो, लेकिन बात ऐसी है कि जब तुम हमारे गर्भ में थे तब मैंने साहिर की कल्पना की थी कि मेरा जो बच्चा हो वो साहिर की तरह हो, उसकी शक्ल सूरत। तो इस वजह से ये स्थिति घटित हुई है। ये ईमानदारी जो अपने बच्चों के प्रति, एक 13 साल जो किशोर अवस्था में जिसका बच्चा है, और वो बच्चा जब सामने ये सवाल उठाता है तब उसकी माँ जिस बेबाकी से ये बात कह देती है, हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वो अधूरे प्रेम की कवित्री हैं या अधूरे प्रेम की साहित्यकार हैं, बल्कि सच पूछिए तो जिसने अपने प्रेम को छुपाया नहीं, प्रेम को जताया और प्रेम को प्रेम के रूप में लिया और उस प्रेम की आकांक्षा सच पूछिए तो उसने व्यक्त की कि ऐसा ही जीवन और ऐसा ही कर्म हर किसी के साथ घटित हो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा जी। तो इसलिए वो उन्होंने प्रेम को जिया, कहा जा सकता है। हाँ, एकदम प्रेम को जीने का काम और भरपूर प्रेम का जीवन जिया जी। तो उनकी जो रचना है, ऐसी कौन सी रचना है जिनकी वजह से उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में ही बहुत सम्मान मिला, और इसके बारे में कुछ बताएं। एक रचना जो उनकी मुझको याद आ रही है और जो बड़ी प्रसिद्ध रही है वो है अज आखां वारी शाहनू जो है, उसके कारण जो प्रसिद्धि मिली। और सच पूछिए तो अमृता जी भी कहती हैं कि यह रचना जो है वो पंजाब का लोकगीत बन गया है। और वो लोकगीत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कहें तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर, वहाँ एक लाहौर के पास कोई दरगाह है और उस दरगाह में जब ये होता है तो इस गीत से कहें तो वहाँ के उर्स की शुरुआत होती है। और जहाँ जो एक तरह से कहें कि पंजाब कि लाखों बेटियों का जो दर्द है वो उसमें उतर आया है, और वो लाखों बेटियों का दर्द सीमा के दोनों तरफ है। जो पाकिस्तान के हिस्से में गई जो बेटियां हिंदुस्तान के हिस्से में आईं, उनके हिस्से में जो दर्द का मंजर दिखा, उस दर्द को जो अभिव्यक्ति मिली है और अमृता ने जिस रूप में इसको स्थान दिया है, वो सचमुच कहें तो काबिले तारीफ है। कि जहाँ वो कहती हैं वारिस शाह से और कि भाई तुम कब्र से उठो और बोलो, और कि भाई तुम एक बेटी की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को देखकर तुमने बहुत सारी बातें कह दी, उसकी पीड़ा पर एक पूरी दास्तान लिख दी। आज लाखों बेटियां जो हैं वो उस पीड़ा से कराह रही हैं, तो तुम कब्र से उठकर क्यों नहीं बोल रहे हो। ये जो भाव है वो भाव को अमृता ही ला सकती थी, और वही कि उनके पाँव में वो बेवाई फटी थी और उसी फटी हुई बेवाई का दर्द, कारण कि अमृता ने खुद उस विभाजन की पीड़ा को झेला था, उस दर्द को महसूसा था, तो जाहिर है कि अमृता ही वो लिख सकती थी। अमृता को इसी अज आखा वारी शाहनू के लिए सच पूछिए तो कुछ आलोचना भी झेलनी पड़ी, और वो आलोचना इस रूप में हुई कि जहाँ जो सिख समुदाय के लोग थे या जो रचनाकार थे, उन लोगों ने एक हद तक कहा कि भाई आपको ये वारिस शाह को आपने क्यों संबोधित किया, आपको गुरु नानक देव जी को संबोधित करना चाहिए था। या अमृता एक प्रगतिशील धारा से भी जुड़ी हुई थी, तो प्रगतिशील धारा के लोगों ने भी उनके सामने ये सवाल खड़ा किया कि भाई आपको लेनिन या स्टालिन ऐसे लोगों के सामने ये सवाल खड़े करना चाहिए था। ये वारिस शाह से सवाल पूछने का जो एक प्रसंग आया है,
ये नहीं जचता है। लेकिन आप देखिए कि किसी भी रचना के सबसे बड़े निर्धारक और निर्णायक उसके पाठक होते हैं, और पाठकों ने, लोगों ने ये तय कर दिया कि अज आखा वारिस शाहनू कहाँ है, किस अवस्था में है। आज वो गीत अमृता प्रीतम से भी आगे निकल गया है, वो पता नहीं चल रहा है बहुत सारे लोगों को कि ये अमृता का लिखा हुआ है जी। यही किसी रचना की सफलता है और रचनाकार की भी सफलता है इसी में जी। उषा जी, जैसे सर ने भी बताया कि अमृता प्रीतम ने जो जिया वो लिखा, तो क्या उन्होंने जो विभाजन का दर्द झेला था, ये कहा जा सकता है कि उनकी कहानियों में वही दर्द हमें देखने को मिलती है? बिल्कुल। भारत विभाजन के समय जो उस समय की आज़ादी से उपजी हुई जो विभीषिका है, उसका उन्होंने बड़े ही यथार्थ चित्रण इस कविता में किया है। और वो सारा कुछ उसमें वर्णन करती हुई लिखती हैं कि लोगों के दुख दर्द के किताब का जब अपना पंजाब देखो, लाशें बिछी हुई हैं, चिनाब दरिया में अब पानी नहीं बहता, रक्त बह रहे हैं, खून बहता है। हीर को जहर देने वाला एक चाचा केबो था, आज तो सब चाचा केबो हो गए हैं। रांझे की बांसुरी खो गई है, गले से गीत के बोल टूट गए हैं। पानी में जहर किसने मिला दिया? ये सारा चित्रण उस समय जो कत्लेआम मचा था, और खासकर महिलाएं बहुत प्रभावित हुई थीं। उन दिनों जो रचनाएं हो रही थीं उसमें ये भारत विभाजन की विभीषिका का अमृता प्रीतम ने अपने रचनाओं में बहुत ही दर्द के साथ बयान किया है। और उस समय लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को उठा लिया जा रहा था। अपने ही लोग अपने घर में अपनी बेटियों को अपने ही हाथों से मार रहे थे। ये बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन उनकी कविता में हमें देखने को मिलता है। तो यही उनको अलग करती है उनकी रचनाओं से। मिथिलेश जी, जैसे उनकी विभाजन को के दर्द को बयान करने वाली जो उपन्यास है पिंजर, तो उसकी क्या विशेषता, और इस पे हिंदी में फिल्म भी बन चुकी है, तो इसमें उन्होंने किसकी कहानी को उजागर किया है जिसकी वजह से उसकी सराहना हुई? देखिए, पिंजर को यदि हम देखते हैं तो उसी दौर में आई हुई दूसरी रचनाओं को भी देखना पड़ेगा, और तब ये पता चलेगा कि पिंजर की खासियतें क्या हैं। पिंजर के पहले आप देखिए कि आ चुकी होती है रचना आधा गांव, फिर वो यशपाल का झूठा सच, वो बलवंत सिंह का काले कोस, एक उदास नस्लें भी है, अब्दुल्ला शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। तो इन रचनाओं को आप देखिए जो विभाजन पर केंद्रित हैं, तो इसमें इन रचनाओं में आपको मूलतः वो राजनीतिक समस्या के रूप में वर्णित वो चीज़ें आती हैं। लेकिन जो पिंजर है, पिंजर में क्या देखने को मिलता है कि पिंजर की जो समस्या जो उसमें वर्णित है पूरो के माध्यम से, जो पूरो उसकी केंद्रीय चरित्र है, एक तरह से जो खानदानी झगड़े होते हैं, खानदानी झगड़ों के मामले में भी पिसना औरतों को ही पड़ता है। ये विभाजन की भी जो विभीषिका आई, उसकी आंच ने सबसे अधिक औरतों को ही झुलसाया, और यहाँ भी पुरो ही झुलसी, या फिर झुलसना हुआ तो पुरो की भाभी झुलसी, या पुरो और पुरो की भाभी जैसी कई और दूसरी औरतें उसमें झुलस गईं। और इसी वजह से देखिएगा कि एक स्त्री संवेदना को प्रकट करने वाली रचना के रूप में पिंजर को देखा जाना ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि पुरो जो है, सच पूछिए तो एक प्रतिनिधि चरित्र बन जाती है विभाजन से पीड़ित, या जो भारत में जो एक सांप्रदायिकता की जो मानसिकता है, उस मानसिकता की जो अन्याय और अत्याचार कहिए जो झेलना पड़ता है पुरो को, उसमें कई लाखों, सच पूछिए तो लाखों और हज़ारों में स्त्रियां वो झेलती हैं। और लेकिन इसकी खासियत एक यह भी देखिए कि अमृता जी प्रेम के दामन को नहीं छोड़ती हैं। पुरो भी जो है अंत में तरजीह किस चीज़ को देती है? प्रेम को देती है। और उसी प्रेम को तरजीह देने का परिणाम है कि पुरो जब हमीदा और पुरो के बीच झुलती रहती है, तब वो फिर अपनी भाभी को
सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा उसी रसीद के जिम्मे लगाती है जिस रसीद ने उसको उठाया था जबरदस्ती। तो ये उनकी कहानियों की, तो ये उस, और खुलता कहाँ है वो उपन्यास जा करके, तो जा करके कि भाई जहाँ जब वो उठा करके पहुंचा देता है, और जब ये बात कही जाती है कि आज राम जो है, रामचंद्र, वो तुम्हें भी अपनाने के लिए तैयार हैं, और जब रसीद उदास खड़ा होता है, फिल्म को देखिएगा आप तो वहाँ फिर वो रसीद को चुनती है जी। और इसके साथ ही केवल, लेकिन कहानी सिर्फ विभाजन पर ही समाप्त नहीं होती है, वो पूरा जो सवाल खड़े करती है, खास करके जो स्त्री जीवन की त्रासदी है, उन त्रासदियों को भी एक अभिव्यक्ति अमृता प्रीतम उसमें देती हैं। खास करके उस संदर्भ में देखिए कि जहाँ वो कहती हैं कि क्या वजह है कि सारी जो कविताएं लिखी गई वो सुंदर औरतों पर लिखी गई हैं, सारे भजन जो हैं वो भगवान के ही भजन हैं, क्यों नहीं सामान्य या कम से कम जो मेरी जैसी सूरत वाली लड़कियां रही हैं उनके लिए कभी कोई कविता क्यों नहीं लिखी गई है। और जानते हैं हम कि चाहे वो दुनिया के किसी भी साहित्य में देखिए, श्रृंगार एक महत्वपूर्ण रस के रूप में गिना गया है और वहाँ सौंदर्य का वर्णन मिलता है, लेकिन सौंदर्य जो है वह सिर्फ सुंदर स्त्रियों के मामले में ही क्यों होता है, क्यों नहीं वो किसी श्रमजीवी स्त्री के मामले में होता है, या कम जो पैमाना है जिसके आधार पर जिनके नाक नक्श जो हैं वो उस रूप में नहीं हैं, उनका चित्रण क्यों नहीं होता है। तो ये भी सवाल जो है वो समाज के सामने है, और अमृता ही हैं जो कि विभाजन के बीच भी स्त्री के जीवन से जुड़े हुए जो मूलभूत सवाल हैं, उन मूलभूत सवालों को बिसराती नहीं हैं, उन्हें बार बार सामने लाने का काम करती हैं। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं के अंतर्मन की गांठें खोलकर उनके सपनों को एक नई रोशनी देने की कोशिश की है? हाँ, उनकी कविताओं से लेकर के उनकी कहानियों को भी, और उपन्यासों में बाकी में भी देखेंगे आप तो वो आपको नज़र आएगा। जैसे उनकी एक कहानी की याद पड़ती है कि जिसमें एक स्त्री जिसकी शादी होती है जिस पुरुष से, वो उस प्रेम किसी और दूसरी स्त्री से कर रहा होता है, लेकिन शादी किसी और से हो जाती है। और तब, और इसमें भी सच पूछिए तो स्थिति यह है कि ये जिस स्त्री से वो प्रेम करता है और जिससे उसकी शादी हुई है, दोनों आपस में सहेलियां हैं, और जब ये पता चलता है उसको तो वो फिर छोड़ भी देती है, छोड़ने में भी संकोच नहीं है। वहाँ स्त्रियां छोड़ देती हैं कि भाई हम उसी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे जिस रूप में मर्द चाहते हैं, कि या उनको जो ये छूट मिली हुई है कि वो जैसे चाहें अपना जीवन जिएं, और अपने जीवन को में जो उनके मानक उन्होंने निर्धारित किए हैं उन्हीं मानकों के अनुरूप समाज में वो स्त्रियों को जीने के लिए बाध्य करें। तो अमृता की स्त्रियां उस रूप में जीने के लिए तैयार नहीं होती हैं, बल्कि नए सिरे से गढ़ने का काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पुरुषों के प्रति अमृता कहीं से पूर्वाग्रह से प्रेरित होती हैं, है ना। एक अमाकड़ी या कुछ नाम की कहानी है उनकी, उसका एक जो कैरेक्टर है माने पात्र, वो उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है एक दूसरी महिला से, और जिससे वो प्रेम करता है उससे शादी उसकी नहीं होती है। तब देखिए कि एक विडंबना भी कह सकती हैं आप इसको, कि वो जाता है उस पानी के घड़े के पास जहाँ जिस घड़े के पानी को पिलाने का काम उसकी वो प्रेमिका कर रही होती है। तो ये जो प्रेम की तलाश और प्रेम के महत्व की स्थापना का जो काम है वो अमृता करती हैं, और लेकिन प्रेम की महत्व की स्थापना के क्रम में वो कहीं अतिरंजना की शिकार नहीं होती हैं। इस बात को भी ध्यान में हमें रखना होगा। जी उषा जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अमृता प्रीतम एक ऐसी साहित्यकार थी जिनकी लेखनी सिर्फ महिलाओं की भावनाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष की भावनाओं का जिक्र करने के लिए भी चली? जी बिल्कुल, और दोनों के भावनाओं का उन्होंने उचित सम्मान भी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पुरुष मन की जो महिलाओं, उस समय का जो समाज था, जब वो विभाजन के बाद का जो समाज था, वो उस समय काफ़ी समाज में कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, सती प्रथा था। ये वो उस समय काफ़ी मतलब सामाजिक काफ़ी दबाव थे। सामाजिक एक ऐसा बना हुआ था कि महिलाओं को लोग एक ऐसे रूप में ही देखना चाहते थे, एक
एक निश्चित एक उनका था कि वो सिर्फ घर ही संभालेंगी और वो बाहर कम जाएंगी, ये मानसिकता जो था। लेकिन बाद में उन्होंने स्त्रियों के जितने भी रचनाएं स्त्रियों से संबंधित उन्होंने की, उसमें सबसे पहले उस समय के परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र किया है कि वो कैसी परिस्थितियां थीं, जिसमें तो मैं एक छोटा सा उनके नज्म को छोटे से एक नज्म से पढ़ के ये करना चाहूँगी। दोस्तों, उदासियों का मौसम बहुत लंबा है, बारूदी हवाएं बहती हैं तो पेड़ों के नए पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, शाखाओं की कोख रोती है और कहती हैं ये कैसी तकदीर है कि एक मिट्टी के खून को जो कई फिरकों में बांट देती है। नफरत रगों में जलती है तो सारी बद्दुआ माओं के कोख को लगती है। मेरे लोग हंडिया में दाल नहीं खौफ को रांधते हैं और बेजायका सालान के लिए किसी यकीन के नमक की चुटकी किसी दुकान पर नहीं मिलती है। दोस्तों, दुआ मांगो कि कुल्हाड़ियों का मौसम बदल जाए, हरे पेड़ों को उम्र नसीब हो, हरे पत्ते को जवानी की दुआ मिले। दोस्तों, दुआ मांगो। तो इसमें उन्होंने ये जो परिस्थितियों का जिक्र किया, उसमें ना केवल स्त्रियां भी और पुरुष भी, समाज के हर वर्ग, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण इसमें ऐसा किया है कि इसमें दोनों की भावनाएं स्पष्ट उजागर होती हैं और अमृता जी की आवाज़ इंसानियत की आवाज़ बन जाती हैं और सामाजिक यथार्थ की बातें उन्होंने, जो वास्तविकता उनके समक्ष थी, वो स्त्री और पुरुष के भावनाओं के कोमलता का उन्होंने जिक्र किया और उन जिक्र के साथ उन्होंने उसमें स्त्री और पुरुष के संबंधों का भी बड़े ही गहराई के साथ उन परतों का उल्लेख किया, जिन परतों के विषय में पढ़ते हुए पाठक भी एक ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि ये सत्य ही बयां कर रही है और ये शायद मेरी ही सत्य की कहानी है। जी, तो साहिर और अमृता जी ने जो प्रेम की परिभाषा दी है, उसे आप कैसे देखती हैं? मैं उनके प्रेम को, क्योंकि उनकी प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम था, वो साहिर के मैं साथ। मानती हूँ कि उनका प्रेम आध्यात्मिक था। और जब आप किसी से समाज की ऐसे हमारे समाज कहिए या दुनिया की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि शादी ब्याह ही प्यार की अंतिम परिणति है, पर अमृता जी ने एक ऐसा मानदंड स्थापित किया समाज के समक्ष कि वो कहती हैं कि दो शायरों के प्रेम की परिभाषा उनके शायरी से ही समझा जा सकता है। इमरोज लिव इन रिलेशनशिप में अमृता जी के साथ रहते थे, फिर भी उस रिश्ते को क्यों नाम नहीं दिया और क्यों मतलब शादी नहीं की उनसे? तो इनके पीछे क्या कारण थे? यही तो अमृता की खासियत है कि अमृता बगैर नाम दिए भी किसी रिश्ते को जी सकती हैं। जी, ये अपने दौर में देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप जो आज बहुत मतलब कि प्रचलन में है ये टर्मिनोलॉजी, अपने दौर में वो लिव इन रिलेशन में रह रही थी और समाज के नियमों को धत्ता बताते हुए रहीं। और साथ ही यह भी देखिए कि इमरोज और वो दोनों अलग अलग कमरे में ही, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे थे। यहाँ तक कि इमरोज ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि जब अमृता उनके साथ जाती थी तो और स्कूटर पर बैठ करके, तो पीछे वो उनकी पीठ पर साहिर के नाम लिखती रहती थी। और जब पूछा तो भाई बताया कि हाँ भाई मैं साहिर के नाम लिखती हूँ, और इमरोज को इससे कोई शिकायत नहीं थी। प्रेम तो बहुत उदात्त है ना,
और प्रेम को स्वीकार करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। ये वही स्वीकार कर सकता है जो खुद बड़ा प्रेमी हो। तो इमरोज भी बड़े प्रेमी थे और इसी वजह से उन्होंने अमृता के प्रेम को वो सम्मान दिया, उसके प्रति वो सम्मान भाव व्यक्त करते रहे कि जिसकी अपेक्षा हम आम तौर पर समाज में नहीं कर पाते हैं। ये उसी व्यक्ति से संभव है जो खुद बड़ा प्रेमी हो। तो वो बड़प्पन इमरोज में भी दिखा और अमृता तो बड़ी थी ही। जी, आप लोगों ने अमृता जी के व्यक्तित्व कृतित्व को गागर में सागर जैसे समेटने की कोशिश की है। आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कहा जा सकता है कि अमृता प्रीतम एक ऐसी साहित्यकार थी जिन्होंने बचपन में माँ की मौत, गुटनबेरी शादी, विभाजन का दर्द, साहिर और इमरोज का प्रेम देखा था और इसलिए शायद इनकी लेखनी से निकलने वाली कहानियां इस तरह के अंतर्मन को बेहद ही खूबसूरती के साथ छूती थी और सभी वर्ग के पाठक उन्हें सहज ही पसंद करते थे। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहें आप दूरदर्शन के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।